बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाकर 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म ने आज ईगल स्क्वाड की इफ्तिताई तकरीब से ख़िताब किया, पुलिस के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि जो कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ भी हंगामा आराई हुई, आज भी हंगामा आराई हुई और आज का इजलास भी शोर शराबे की नज़र हुआ है। उस हवाले से जिक्र करेंगे स्पीकर की जानिब से 7 अरकान असम्बली मुख्तलिफ जमातों से हैं, उनके नज़दीक जो गुज़िश्ता रोज़ हंगामा आराई में मुलव्विस थे उनके दाखिले पर पाबंदी आयद की गई। इसको अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया और अपोजिशन की जानिब से ये खबर भी सामने आ रही है कि वो स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की सोच रहे हैं। इसका भी जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से और उन्होंने फिर पानी की तकसीम का मामला उठाया है, उसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। चातरी साहब, सबसे पहले तो ये कि आज वज़ीर आज़म ने जो ईगल स्क्वाड की इफ्तिताई तकरीब की है उसमें पुलिस के किरदार के हवाले से उन्होंने पुलिस को बड़ा एडवाइस किया है और बड़ी अहम बातें की हैं कि कमज़ोरों पर रहम करना चाहिए, बड़े तबकों पे हाथ डालना चाहिए, पुलिस को ये करना चाहिए। और बिलखुसूस उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान भी कहीं पे मुजरिम होता है तो फिर पुलिस को उसको भी माफ़ नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त आज गुफ्तगू की गई। मगर पुलिस इस्लाहात अमली मैदान में जब हम देखते हैं तो सूरत हाल जूं की तूं है। आपको याद होगा एक पुलिस ऑफिसर थे नेकूकारा, उसके साथ जो कुछ हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त डी चौक पे जब हुआ करते थे और डी चौक पे वो पुलिस वालों को जो कहते थे वो भी आपको पता होगा। आज खैर वो माजी की बातें लोग भूल जाते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बातें कही हैं और जो पुलिस को दर्स दिया है, आप इस्लामाबाद कैपिटल में बैठेंगे, कैपिटल के किसी थाने में चले जाएं और बग़ैर रिश्वत दिए आप FIR दर्ज नहीं करा सकते। कोई गरीब आदमी थाने में, वो जो बाहर थाने का सिपाही जो बाहर गेट के बाहर खड़ा होता है वो आपको घुसने ही नहीं देगा अंदर, ठीक है जी। और अगर आप चले गए और आपने कोई एप्लीकेशन दे दी और उस वक्त पुलिस में होता क्या है, पुलिस में ये होता है कि एक आदमी होता है तफ्तीशी अफसर, वो एक हफ़्ते का पूरी तफ्तीश के लिए वो उसको पास जो भी आती है एप्लीकेशन वो जमा करता रहता है। हफ्ते बाद वो फिर उन लोगों को टेलीफोन करके बार बार बुलाता है, पहुँचो पर्चा दर्ज कर दूँगा, पहुँचो ये कर दूँगा। कमज़ोर आदमी के साथ इस्लामाबाद पुलिस का जो रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ख़ुद जो है जो खुफिया एजेंसी हैं उनसे रिपोर्ट मंगवानी चाहिए कि कितने पुलिस अफसरान हैं जो कब्ज़ा माफिया में मुलव्वस हैं, कितने पुलिस अफसरान हैं जो करप्शन और दूसरे धंधों में मुलव्वस हैं, कितने SHOs हैं जो मुख्तलिफ़ शराब फरोशों की सरपरस्ती करते हैं। इस्लामाबाद में अगर हमें बतौर एक जर्नलिस्ट मुझे ये पता है तो क्या पुलिस के SP को नहीं पता, पुलिस के IG को नहीं पता कि जैली शराब की कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, जैली शराब कहाँ कहाँ बनती है, जैली शराब कौन कौन बेचता है और पुलिस की निगरानी में बेची जाती हैं। ये सारे का सारा आप शुरू हो जाएं, मतलब एक आप थाने को ले लें, कराची कंपनी का एक थाना है, कराची कंपनी के आप थाने में ले लें और उस थाने में जो लोग बैठे हुए हैं, नकी साहब अब नेक्स्ट वीक में हम प्रोग्राम करते हैं थाना वाइज कि एक एक थाने में जराइम कितने होते हैं, जुए के अड्डे कितने हैं, पर्ची जुआ कितना होता है, शराब के अड्डे कितने हैं और जैली शराब बेचने वाले और क्राइम रेशो उसकी और क्राइम रेशो क्या है। आप यकीन माने कि पुलिस का जो रवैया आज प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि कमज़ोर आदमी का साथ दें, कमज़ोर आदमी की हेल्प करें, थानों में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। थानों में कमज़ोर आदमी को इतना जलील किया जाता है, इतना उसके साथ जो है एक ऐसा रवैया रखा जाता है। चंद एक SHOs हैं जो पढ़े लिखे हैं, मुझे ज़ाती तौर पर उनसे मिलने का और जाने का थाने में इत्तफाक हुआ है, वो बहुत प्यार से बात करते हैं, प्यार से सुनते हैं। बाकी पुलिस में अक्सरियत उन लोगों की है और अक्सरियत वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ करप्शन और मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात में जो उलझे हुए हैं। ये जो मोटरसाइकिल पे पुलिस वाले घूम रहे होते हैं, आज भी उन्होंने कहा जी ईगल स्क्वाड होगा और शेख रशीद साहब ने कहा जी था हम नाके ख़त्म कर रहे हैं, ये करें, ये ख़ुद जराइम में मुलव्वस होते हैं। किसी पार्क में आप चले जाएं, कोई पार्क में कहीं लड़की और लड़का बैठे हैं, उन पर ऐसे हमलावर हो जाएंगे जैसे कोई दुश्मन पर हमलावर होता है। ये एक जो पुलिस है, इस पुलिस की एक तरबियत की ज़रूरत है। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि अब्बास खान की एक रिपोर्ट है, अब्बास खान IG पंजाब रहे, जनरल नसीरुल्लाह बाबर के साथ भी काम करते रहे हैं जब जनरल साहब वज़ीर दाखिला थे, तो वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पंजाब पुलिस में अक्सरियत उन लोगों की है जो पुलिस में आने से पहले मुख्तलिफ़ क्राइम में मुलव्वस हैं और कई
ऐसे भी हैं जो कत्ल के मुकदमात में मुलव्वस हैं। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस जो है, ये नाकों से शेख रशीद साहब ने लोगों की जान छुड़ाई है, ये इनका बहुत बड़ा एहसान है। शेख रशीद साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पुलिस का ओवरऑल जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। अच्छा, ये मैं आप... एक छोटी सी अर्ज करूं कि आप देख लें कि मुझे ये पता है, जैसे मैंने कहा कि कहाँ कहाँ जैली शराब की फैक्ट्री बनी हुई हैं और कौन कौन जैली शराब फरोख्त करता है, कि मैं आपको लिस्ट पूरी दे दूंगा कि फ़लाँ इलाके में शराब, जैली शराब बिकती है, फ़लाँ इलाके में शराब की फैक्ट्री बनी हुई हैं। और ये थाने हमारे जो हैं, मुख्तलिफ जो थाने हैं, जिसमें कराची कंपनी वाला थाना भी शामिल है, ये उन शराब फरोशों की सरपरस्ती करते हैं। गरीब आदमी का पुलिस, आम आदमी, गरीब आदमी, आप यकीन माने कि थाने में जाता ही नहीं है। उसके साथ कोई जुल्म हो जाए, कोई नाइंसाफ़ी हो जाए, वो जाता ही नहीं है। आप ये बताएं, वो केस चल रहा है। अभी हमारे एडिटर साहब भी कह रहे थे, हसनैन सैयद साहब भी, जब हम प्रोग्राम के लिए आ रहे थे, कि जी उसामा को मार दिया है। आप ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, कनाडा में जो फैमिली मारी गई है उस पर तो बहुत एहतजाज कर रहे थे और बड़ा अपना मौक़िफ़ सख्त दे रहे थे। जो साहिवाल में लोग मारे गए हैं, उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, उनकी सुलह किस तरह कराई गई, उन पुलिस अफसरान को कैसे बचाया गया, ये कौन सी रियासत मदीना है। और जब आप इस तरह करेंगे, फिर आप पुलिस को कहें जी पुलिस जो है वो लोगों के साथ जो है अच्छा रवैया रखे, रहम का रवैया रखे, ये कैसे मुमकिन है। किसी पुलिस वाले से ये तवक्को रखें कि रहम का रवैया। आपको एक प्रोग्राम रखते हैं नेक्स्ट वीक में, मैं आपको बता दूं कि पुलिस इस्लामाबाद के थानों में क्या क्या हो रहा है, और इस्लामाबाद के SHOs ने निजी टार्चर सेल बनाए हुए हैं, जहां लोगों को लेके जाते हैं, प्रॉपर्टियों पे कब्जे करवाते हैं और शरीफों का साथ वो हाल करते हैं कि कोई शरीफ आदमी थाने जाने से घबराता है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कह देने से काम नहीं चलेगा। खुद जाएं, अपने हल्के के थाने में जाके देखें, जहां उनका घर है वहां जाके देखें कि उस हल्के का थाने में क्या हो रहा है। सर, आप तो इस्लामाबाद की बात करें तो पूरे मुल्क की पुलिस का ये हाल है, और उसमें बिला तफरीक इसके किस जमात की किस सूबे में हुकूमत है। हम ओवरऑल मुल्क की जब पुलिस के रवैये की बात करते हैं तो जिसका इजहार आपने किया, इस्लामाबाद में तो चले फिर सूरत हाल बेहतर समझी जाती है। यहाँ पे एक बड़ा तबका, ताकतवर तबके की एक मेजॉरिटी यहाँ पर मौजूद है। मगर आप जब चले जाएँ उन इलाकों में जहाँ पे सुनवाई नहीं होती, जिन हलकों में खुद वहाँ के इलेक्टेड लोग जो हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, वो खुद अपने हलकों का दौरा नहीं करते, सिर्फ थानों के जो SHOs हैं उनको बुला के मुलाकातें कर लेते हैं, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। हम इंटीरियर सिंध चले जाएँ, हम पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, जनूबी पंजाब या सराइकी वसेब में चले जाएँ, या हम खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएँ। मैं आपको अर्ज़ करूँ, ओवरऑल पुलिस की जो परफॉर्मेंस है या पुलिस का जो रवैया है वो पूरे पाकिस्तान में एक जैसा है, लेकिन KP में मुख्तलिफ है। KP में पुलिस वालों से मुझे मिलने का इत्तफाक हुआ है, थाने जाने का भी इत्तफाक हुआ है, उनका मुख्तलिफ है, कदरे बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा है या बहुत मिसाली है, लेकिन कदरे बेहतर है, वो आदमी की बात सुनते हैं। लेकिन पंजाब और इस्लामाबाद, आप यकीन माने कि यहाँ पुलिस का जो रवैया है तौहीन अमेज़, यहाँ गरीबों के साथ जो रवैया रखा जाता है, यहाँ के जो SHOs हैं और SHOs के साथ जो ड्यूटी ऑफिसर्स बाकी होते हैं, जो ASIs होते हैं, इवन जो पुलिस के खाली सिपाही हैं जिनको एरिया में का मोटरसाइकिल दे दिया गया जी आप उसमें घूमें और देखें, आप जराइम पेशा लोगों पर नज़र रखें, वो जराइम की सरपरस्ती करते हैं। और इस्लामाबाद की मार्केटों में पर्ची जुआ होता है, पुलिस कुछ नहीं करती, बता ले रही है। इसी तरह शराब फरोशों से पुलिस बता ले रही है, जराइम पेशा लोगों से बता ले रही है, 2 नंबर मार्केटिंग करने वालों से पुलिस बता ले रही है। क्या होना है फिर? कब्ज़े खुद करा रही है। मैं आपको बता दूँ, आप मेरे साथ चलें, कितनी बेवाओं के प्लाट हैं जिन पर पुलिस ने कब्ज़े कराए हुए हैं लोगों के। और उसके अलावा आप रावल टाउन, आप चक शहजाद, इन इलाकों में आप सर्वे करा लें कि जनाब कितने पुलिस वाले हैं जिन्होंने मुख्तलिफ लोगों के घरों पे कब्ज़े किए हुए हैं। वज़ीर आज़म को जब वो कॉल पे थे और वो टेलीफोन ले रहे थे और आवाम के मसाइल सुनते हैं, आपके इल्म में रफ्ते, तो एक कॉल आई थी जिसमें एक खातून जिसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था, वो रो पड़ी और उसने कहा कि पुलिस के एक बड़े अफसर के बेटे ने उनके घर पर कब्ज़ा किया हुआ है और वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। गो कि वज़ीर आज़म की कॉल के बाद उस पर एक्शन हुआ है और उसका फिर ये बयान सामने आया कि पुलिस ने बाद में कोऑपरेट किया, मगर पुलिस के कब्ज़े की मिसाल खुद वज़ीर आज़म की टेलीफोन कॉल पर बहुत ज़्यादा वो वीडियो वायरल हुई, उस पर गुफ्तगू भी की गई है। सर, इस्लामाबाद में एक IG थे, उनका बेटा खुद कार चोरी में मुलव्वस था। ठीक है, ये कैसे हो सकता है कि एक इलाके में जुआ हो रहा है, एक इलाके में शराब फरोशी हो रही है और उस इलाके के SHO को नहीं पता है
वो सरपरस्ती करते हैं। तो आप जैसे कह रहे हैं कि KPK की पुलिस जो है वो निस्बतन बेहतर है, ज़ाहिर है दूसरा दौर हुकूमत है वहाँ पे PTI का, और PTI ये क्लेम करती है कि उन्होंने पुलिस में बहुत से रिफॉर्म्स की हैं, बड़ी इस्लाहात की हैं, वहाँ सूरत हाल जो है वो बेहतर है। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि वहाँ पे कदरे इन्होंने कंट्रोल किया है पुलिस के रवैये? मैं समझता हूँ कि वहाँ पुलिस का रवैया कदरे बेहतर है KP में, और पुलिस वाले जो हैं वहाँ मतलब लोगों से वो वाला सलूक नहीं करते जो पंजाब में करते हैं। पंजाब में पिछले दिनों चंद रोज़ पहले एक वीडियो आई, मेरे पास भी आई, आपके पास भी आई, जनूबी पंजाब हमारा जो सराकी वसेब है वहाँ के एक एरिए में पुलिस वाला एक बच्चे पे, और उस बच्चे पे जो एक गरीब आदमी का बच्चा है जो किसी गंदगी से प्लास्टिक उठा के अपना रोज़गार कमाता है, उस पर ऐसे तशद्दुद कर रहा है जैसे कोई दुश्मन पे तशद्दुद करता है, जैसे कोई जैसे इंडियन कोई आ गया हमारे पर और हम उसको तशद्दुद कर रहे हैं उस पर। इस अंदाज में तशद्दुद किया जाता है। पुलिस के थाने इस्लामाबाद में टार्चर सेल बने हुए हैं, यहाँ लोगों के ऊपर टार्चर किया जाता है। और तमाम SHOs जो हैं, मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं, जब चौधरी निसार अली खान थे वज़ीर दाखिला, तो चौधरी निसार अली खान ने तमाम SHOs और DSPs को बुलाया, और उन्होंने बुला के एक बाकायदा उनसे उस तकरीब में मैं भी मौजूद था जब उन्होंने बुलाया, 2-4 और अखबार नवीस भी थे, और उन्होंने उनसे एक गुफ्तगू की। वहाँ पर शकील अंजम साहब भी थे जो आजकल प्रेस क्लब नेशनल प्रेस क्लब ये भी उस तकरीब में थे, और चौधरी निसार अली खान ने कहा कि अखबार नवीस जो हैं ये आपके बारे में क्या कहते हैं। तो शकील अंजम साहब को जब कहा कि आप बताएं, उन्होंने कहा ये तो रज़ाकार हैं, ये इनसे आप तवक्को करते हैं कि ये कोई बेहतरी लेके आएंगे, ये तो इस तरह लगे हुए हैं कि जिस तरह इनको मौका मिले तो ये लूट मार के चक्कर में लगे रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर किस पुलिस की बात करते हैं? इस पुलिस की बात करते हैं। ये पुलिस खुदा की कसम किसी गरीब आदमी को और किसी मजलूम आदमी को, किसी बेबस आदमी को रात को थाने में जाने का इत्तेफाक हो जाए, ये जानवर जैसा सलूक करते हैं। तो फिर जाहिर है ये आप इस पुलिस की बात करते हैं। ये तकारीब जो हैं, ये गुफ्तगूएं जो हैं, ये फकत रस्मी कार्रवाई हैं। नकी साहब, तमाम पुलिस अफसरान जो हैं, ये इनका ये रवैया ये आम आदमी को मिलते नहीं है। खुद एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहते हैं, गरीब आदमी बाहर इनके दफ्तरों के लाइन में लगा रहता है। आप चले मेरे साथ SSP ऑपरेशन के दफ्तर बाहर देखें कितने लोग खड़े हुए हैं, और वो अंदर बैठे हुए साहब टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं, लोगों से नहीं मिलते। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं गरीबों के लिए बात करें। गरीबों के लिए सबसे ज्यादा खौफ की अलामत पुलिस और इस्लामाबाद के थाने हैं। पुलिस गर्दी का रवैया जो है वो हमें देखने में आता है, उसकी इस्लाहात की अमली तौर पर जरूरत है, ना कि फकत उनसे गुफ्तगू की जाए और रस्मी बातें की जाए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे कौमी असम्बली का, जो गुज़िश्ता 2 दिनों से कौमी असम्बली कम और कुश्ती का अखाड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे जिस नौयत की हंगामा आराई, जिस नौयत की गुफ्तगू, कलिमात और तल्ख कलामियों का जिक्र और फिर हाथापाई की सूरत हाल हमें देखने में आई है, उस पर फिर सूरत हाल अब उससे बदतर ये है कि अब तमाम जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। अपोजिशन के लोग हुकूमत पर हुकूमत, जबकि हमने हुकूमती अरकान की जानिब से जो कुछ हुआ वो ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है कि हुकूमती बेंचेस ये नहीं होना चाहिए था। आज सजाद तरीन साहब, आपके इल्म में है, स्पीकर ने जनाब ये फैसला लिया, उन्होंने कहा जी 7 अरकान जो हैं उनको उन्होंने मार्क किया और कहा कि वो कौमी असम्बली में उनके दाखिले पर पाबंदी है, जिसमें पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह हैं, नून लीग के शेख रुहैल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद हैं, तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फ़हीम खान, इन पर पाबंदी आयद की गई थी। इसको अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया और वो कहते हैं कि जनाब नहीं, ये हम नहीं मानते, अब जो है स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अच्छा नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैंने क्योंकि जर्नलिज़्म का आगाज़ लाहौर से किया है, मैं शेख रुहैल असगर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उनकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जिस हुकूमती रुकन ने शेख रुहैल असगर को गालियाँ दी हैं, आप यकीन माने अगर ये पार्लियामेंट ना होता, ये क्या नाम है, कैमरे ना लगे होते, तो शेख रुहैल असगर और उनके लोग उनका वो हशर करते कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखती वो जिस तरह के लोग हैं। ये तो एक पस मंज़र मैंने बताया। मैं ये समझता हूँ कि कौमी असम्बली में पाबंदियाँ लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल उस वक्त हल होंगे जब आप हकीकी चीज़ों को देखेंगे कि ये इशू पैदा क्यों हुआ। देखें, अपोजिशन जो है वो तो शोर करती रहती है और वो आगे भी करेगी। ये क्या बात हुई, आप ये समझें कि शहबाज शरीफ को आप तकरीर नहीं करने देंगे, जब बिलावल भुट्टो की तकरीर पर आप तंज़िया जुमले कहेंगे तो फिर आप ये समझेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तकरीर कर पाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो कुछ हुआ है ना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल किसी तरह से भी अच्छा अमल नहीं है
और इसके जमहूरियत के लिए ये तबाहकुन नताइज पैदा होंगे। मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर असद कैसर जो हैं वो बुनियादी तौर पर हाउस को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं। अच्छा, और अपोजिशन ने तो उनकी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की बात की है। मैं समझता हूँ उनको ख़ुद अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो हाउस को चलाने, पार्लिमानी में रवायात को बरकरार रखने में नाकाम हो गए। तीसरा दिन है जी, रोज़ इजलास मुलतवी हो रहा है। आज जब मियाँ शहबाज शरीफ फिर तकरीर के लिए खड़े हुए तो आज फिर वही सूरत हाल थी। आज तो अपोजिशन बेंचेस से भी वो सैनिटाइज़र की एक बोतल थी वो उठा के मारी गई और उस पर फिर उन्होंने कहा कि इनको बाहर निकाल दो और ये कर दो, ये इल्ज़ाम आयद किया। फिर उसी वक्त गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा स्पीकर साहब अगर आपके बस में ये नहीं है, आप बेबस दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन मैं तो मेरे ख्याल में वही बात है कि इस वक्त उसी बुनियाद पर यह फैसला किया गया। मैं समझता हूँ कि ये इसमें शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। स्पीकर कौमी असम्बली का काम होता है हाउस को लेके चलना, और सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा जो आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में देख लें, यार इतना मुतनाज़ा तो अमीर हुसैन चौधरी नहीं हुए थे, ठीक है, जो मुशर्रफ और काफ लीग की हुकूमत के स्पीकर थे। वो भी अपोजिशन को बात करने देते थे, अपोजिशन की सुनते थे, और अपोजिशन वाले उस ज़माने भी तकरीरें करते थे, रोज़ LFO के ख़िलाफ़ एहतजाज करते थे, हंगामा आराई करते थे, कापियाँ फाड़ते थे। लेकिन ये वाला रवैया नहीं था, ना ही उनके ख़िलाफ़ अपोजिशन ने अदम एतमाद की। मैं समझता हूँ स्पीकर जो है वो अपना एतमाद खो चुके हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का एक एहतराम होता है जी। अगर पार्लियामेंट का वो एहतराम नहीं रहा और लोग जो हैं वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो रहे हैं, एक दूसरे को गलीज़ गालियाँ दे रहे हैं, और स्पीकर कुछ नहीं कर रहे, तो स्पीकर ये तो कर सकते हैं कि अपनी कुर्सी छोड़ दें और वो किसी ऐसे शख्स के लिए वो कुर्सी आ जाए, कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसका पूरे हाउस में एहतराम हो, हाउस के अरकान भी एहतराम करते हों, वो भी अरकान का एहतराम करे और वो आगे चल सके। हाउस असद कैसर की मौजूदगी में नहीं चल सकता, क्योंकि असद कैसर मुतनाज़ा हो चुके हैं। असद कैसर हाउस उस तरह नहीं चला रहे। देखें उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया। जी बिल्कुल, वो मैं खुद देखता रहा हूँ, मैं खुद असम्बली में देखता रहा हूँ कि जो स्पीकर का रोल होना चाहिए वो रोल नहीं है उनका। मैं ये समझता हूँ कि उनका वो रोल नहीं है, तो इसी वजह से उनके ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद आ रहा है। यही वजह है कि अपोजिशन के अरकान उनके ख़िलाफ़ शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि वो हाउस को लेकर नहीं चल सके। तो मैं तरीन साहब, इससे पहले भी स्पीकर, कमज़ोर स्पीकर्स का जिक्र होता रहा। आपके इल्म में है, आपने यकीनी तौर पर इसको अपनी आंखों से देखा है कि मुख्तलिफ अदवार में स्पीकर, बड़े ताकतवर स्पीकर भी आते रहे हैं कौमी असम्बली के, और कमज़ोर स्पीकर भी आते रहे हैं। आप इनको कहाँ पे कैटेगराइज करेंगे कि ये कहा जा रहा है कि ये तो मुल्क की तारीख़ के कमज़ोर तरीन स्पीकर साबित हुए हैं? मैं आपको अर्ज़ कहूँ कि मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी स्पीकर थे, और शेख रशीद साहब एक कलाशनकोफ केस में बहावलपुर जेल में बंद थे, और मैं बहावलपुर जेल में मैं इनको मिलने गया। जिस दिन मैं इनको मिलने के लिए गया उस दिन इरशाद अहमद हक़ानी साहब एक बहुत सीनियर अखबार नवीस होते थे, जंग में उनका कलम छपता था, वो भी वहाँ मौजूद थे, और उनके सामने ये अपनी एक दास्तान पेश कर रहे थे। शेख रशीद के उसका जो रिहाई का नोटिस था, पेरोल पर रिहाई का, और उनको लाना असम्बली में, हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो नाराज़ थी गिलानी साहब से कि आपने अरकान पार्लिमानी पार्टी कह रही कि आप जारी ना करें, लेकिन आपने उनको रिहाई के लिए पेरोल पर वो जारी कर दिया नोटिस। मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर को ये रोल करना चाहिए। स्पीकर जो है वो हुकूमती पार्टी का नहीं होता, स्पीकर पूरे हाउस का होता है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आए, शेख रशीद आए, उन्होंने तकरीर भी की, सब कुछ किया, लेकिन ये जो स्पीकर हैं, अब आप देखें कि अपोजिशन के कई अरकान जो हैं वो बंद रहे, और इनका रवैया देखें, इन्होंने उनकी रिहाई के लिए कुछ नहीं कहा, और कुछ लोगों को नैब ने पकड़ लिया, गिरफ्तार करने के बाद इनको बताया। प्रोडक्शन ऑर्डर पे बड़ा तनाज़ा जबकि है। पहले जो हैं वो जारी किया जाता है, स्पीकर को आगाह किया जाता है। इन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जो हैं, इसने शेख रशीद की जो मैंने बात की, यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए। वो आए और आके उन्होंने मतलब असम्बली में खिताब किया, लेकिन कितने वो लोग जो जेलों में पड़े हुए हैं, पहले भी रहे अब भी हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होते। वो स्पीकर में अपने हल्के की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। क्या ये स्पीकर की ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या स्पीकर की ज़िम्मेदारी सिर्फ अपोजिशन को दबाना है? क्या स्पीकर की ये ज़िम्मेदारी नहीं कि सबको बराबर का टाइम दे?
क्या स्पीकर की ये जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? हाउस को चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? और जब स्पीकर ही मुतनाज़ा हो जाए तो हाउस कैसे चलेगा? तो अब इसमें ये जो इससे पहले अपोजिशन जो ये फैसला कर रही है, कुछ देर कबल जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात भी हुई है इसी मौजू को लेकर। ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मियाँ साहब के चैम्बर में गए हैं और उन्होंने इस सूरत हाल पर मजम्मत भी की है और फिर हिमायत का भी जिक्र भी किया गया, ज़राए की यह खबर आ रही है। लेकिन इसमें ये जो अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ है, आपको पता है इससे पहले अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, जिसका जुमे को बाकायदा जिस पे बात होना थी, लेकिन अब वो स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। तो टेक्निकली ये सूरत हाल क्या बनती हुई दिखाई दे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मुझे तो ये लगता है क्योंकि ताकतवर हल्के जो हैं जहाँ से तब्दीली के इशारे आते हैं, ऐसी अभी कोई वो नहीं है। और मुझे ये लगता है कि जो स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक है, इसका असर भी शायद वही होगा जो चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आई थी। चेयरमैन सेनेट जो सादक संजरानी अभी भी मौजूद हैं, इनके खिलाफ जो तहरीक आई थी कोई इस बात से नहीं आई थी कि कोई अपोजिशन के ये मुखालफ थे। ठीक है, आसफ अली जरदारी साहब ने इनको बनवाया था, ये आसफ अली जरदारी के कैंडिडेट थे, पिछली दफ़ा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अदम एतमाद की तारीख इसलिए आई थी कि ये एक सॉफ्ट टारगेट था। उनको ये पता था कि अपोजिशन के लोग ज़्यादा हैं और चेयरमैन सैंडे के ख़िलाफ़ जो है वो तारीख लाएंगे और वो तारीख कामयाब हो जाएगी। लेकिन मैंने इसी टॉक एट 7 के उन दिनों के प्रोग्राम आप निकाल के देखें, 2 दिन पहले ये तहरीक अदम जब वोटिंग होनी थी चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, तो 2 दिन पहले मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि जनाब अम्बेसी रोड पे एक लीडर का घर है, उस घर में इतने लोग शामिल हुए हैं और कल ये 2 दिन के बाद जो तारीख पेश होगी वो तारीख अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। तो सर जी, अगर मुझे ये पता था तो इन अपोजिशन वालों को नहीं पता था, इनको भी पता था। तो अगर मैं समझता हूँ सिर्फ ऐसे धमकी या दे के तारीख नाकाम करानी है तो इनको वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि इनके अपने अरकान जो हैं वो ताकतवर लोगों के कहने पर वोट जो हैं वो ना दें या वोट जो है इधर उधर कर दें। या जैसे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हुए थे, क्या नहीं पता? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे ये पता है नकी साहब कि किस किस आदमी ने वोट जो हैं वो डब्बे से बाहर उनके नाम के आगे दूसरे उसमें लगाया है। तो क्या इनको नहीं पता अपोजिशन वालों को? क्या इन्होंने एक्शन किया है? क्या वो जब सादक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, मुझे पता है कि किन किन लोगों ने नहीं दिया था। क्या इन अपोजिशन की पार्टी हेड को नहीं पता? सबको पता है। कौन सा एक्शन, कौन सी जमहूरियत? तो अब ये क्या सब लोग सर ये इसी तरह होता नहीं होगा। अगर तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर तो पार्टियाँ सारी मुतहद हैं और जहांगीर तरीन के ग्रुप के भी कुछ लोग यकीनन आसफ जरदारी सब के राब्ते में हैं, वो अगर वो उसी तरह कर जाते हैं काम और इसमें हमारे ताकतवर हल्के जो हैं मुदाखलत नहीं करते, यकीनन ये कामयाब हो जाएगी। अच्छा, अगर वो इसमें मुदाखलत करते हैं और वो आँख का इशारा कर देते हैं तो फिर ये इसका असर वही होगा जो सादक संजरानी के खिलाफ तारीख पेश की थी, वही होगा। ठीक है, फिर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब तो ये और अगर ये अदम एतमाद की तारीख नाकाम हो गई और असद कैसर सब फिर आ गए स्पीकर के तौर पर बनकर, आप यकीन माने ये और मुतनाज़ा हो जाएंगे, क्यों कि इनका रवैया और सख्त हो जाएगा अपोजिशन के खिलाफ। तो जाहिर है ये तो ज़्यादा पावरफुल होकर आएंगे ना, तारीख नाकाम कर दिया है, हमने ये कर दिया। तो जब ये इस तरह की करेंगे तो ये फिर हाउस नहीं चलेगा। जब हाउस नहीं चलेगा तो मैं समझता हूँ कि फिर मामला ख़राब होते जाएंगे और अल्लाह ना करे फिर वो वक्त आ जाए फिर जमहूरियत सारी लपेट दी जाए, तो फिर ये कहेंगे कि जी ताले आज़मा आ गए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर ये कामयाब हो जाती है, जिस तरह की बात अपोजिशन कर रही है कि वो एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं जिसमें अभी नामों पर मुशावरत जारी है और वो कमेटी जो है ये तय करेगी कि किस तरह से तरीके अदम एतमाद लाई जाए, ज़ाहिर है वो लॉबिंग भी करेंगे। अगर ये कामयाब हो जाती है और स्पीकर कौमी असम्बली तब्दील हो जाते हैं तो ये किस चीज़ का इशारा होगा? क्या क्योंकि पहले ये बातें जैसे सेनेट का आपने एक हवाला दिया, गिलानी साहब के हवाले से वो कामयाब हो गए थे, वो तो वोट के जो है सिर्फ गलत इदराज या उसके स्टैंप का मामला आ गया था नाम का। इसमें अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए क्या कोई इशारा होगा बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा इससे? ये जो आपने सवाल किया अभी तो मफरूज़े पे मबनी हम बात कर सकते हैं। मसलन अगर तो ताकतवर हल्के जो हैं वो कोई मुदाखलत नहीं करते तो स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख आ जाती है और वो कामयाब हो जाती है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए ख़तरे की घंटी है। बिल्कुल ख़तरे की घंटी हैं। फिर किसी भी लम्हे
अपोजिशन ने बजट तो पास करा देगी, बजट पास हो जाएगा। आपको याद होगा कल हमारे साथ अब्बास आफरीदी थे, तो उन्होंने कहा कि बजट तो पास होना है क्योंकि हमने डिफेंस को भी चलाना है, बाकी इदारों को भी चलाना है। तो उसमें तो मेरे ख्याल में सब बजट तो पास हो जाएगा। लेकिन अगर जो बात आप कहना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं, अगर ये तहरीक स्पीकर के खिलाफ कामयाब हो जाती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम। तो डिप्टी स्पीकर बच गए फिर? नहीं, मैं समझ रहा हूँ डिप्टी स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर तो जुम्मे वाले दिन उनको तो जुम्मे वाले दिन काउंटिंग होगी ना उस पर। और अगर उनको वहाँ वो भी एक टेस्ट केस होगा ना, यस वो भी अगर टेस्ट केस होगा और अगर डिप्टी स्पीकर पे हो जाते हैं और वो फारग हो जाते हैं तो फिर तो हुकूमत जो है, अपोजिशन जो है वो तो फिर स्पीकर की तरफ भी आएगी और प्राइम मिनिस्टर की तरफ भी आएगी। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर लें कि पार्लिमानी आदाब और अखलाकियात के हवाले से जो सूरत हाल रही है, जातरीन साहब, ये तो है कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, इसका जानते भी हैं अपोजिशन से भी, लेकिन आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो हमने गुज़िश्ता रोज़ बड़ी डिटेल में बात की अखलाकियात की, पार्लिमानी आदाब की, तो आपको पता है ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर इसका बड़ा शोर सामने आया, तो उसमें डिफेंस करने वाले भी बड़े लोग आए हैं और ये कहना है कि जनाब 2012 आपको भूल गया, जब बजट इजलास था तो उस वक्त ये सूरत हाल डेवलप हुई थी, आज आप पीटीआई पर तनकीद करते हैं कि जनाब वो क्यों कर रहे हैं। इसी तरह वो दुनिया की मिसालें दे रहे हैं कि आलमी सतह पर कुर्सियां भी चली, सोफे भी चले, अखाड़े भी बने, रेसलिंग भी चली, तो ये होता रहता है असेंबली में। माजी में हमारे यहाँ जब रेसलिंग या इस तरह की कुछ चीज़ें चली हैं तो फिर असेंबली को फारग कर दिया गया है। दुनिया में तो आलमी सतह पे कहते हैं दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में अगर असेंबली में कुर्सियाँ चलती है तो वहाँ कोई इस तरह नहीं होता कि कोई ताले आजमा आ जाए और सबको भेज दे, फिर 10 साल के लिए जमहूरियत भी ख़त्म और हर चीज़ ख़त्म। ऐसा नहीं होता दुनिया में। पाकिस्तान में ऐसा हुआ, ठीक है। 5 जुलाई 1977 को क्या हुआ था मुल्क में, अब तो पता चल गया ना तरीके किसने चलवाई हैं। क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? क्या जनरल हमीद गुल साहब ने टेलीविज़न पे आके नहीं ये बात कही कि हाँ आईजीआई मैंने बनवाई थी, मुझे फांसी लगा दें? किसी की जुर्रत है कि ये बात कह सके जी कमीशन बनाए, एक उस पर भी कमीशन बनाए? ये वाली बात अगर कोई सियासतदान करता तो आप यकीन करें उसको चौराहे में लटका दिया जाता कि जनाब इसने ये किया है। यहाँ तो मुल्क के 2-2 और 3-3 मरतबा मुंतखब वज़ीर आज़म जो हैं उनको सिक्योरिटी रिस्क कहा गया कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। हमीद गुल साहब को किसी ने पूछा कि बाबा तुमने अपना काम तो किया नहीं है और तुम आईजीआई बनवाने चले गए हो। ये दुनिया में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ताले आजमा आ जाए और यकसर बदल जाती है। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर परवेशा खान साहब, बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौमी असम्बली का इजलास हंगामा आराई ज़बान ज़द-ए-आम है, इस वक्त मुसलसल गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया पर। आज ये खबर सामने आई है कि अपोजिशन ने यह फैसला किया है कि वो डिप्टी स्पीकर के बाद स्पीकर के हवाले से भी अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, अभी तो ये बात जब कहीं होगी किसी फोरम पर आपस में मिल बैठेंगे तो मैं समझती हूँ कि जरूर लानी चाहिए। अगर नहीं भी अभी तक के इस पे फैसला हुआ तो ये फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो तमाम कौम ने देखे हैं मनाजिर अपनी स्क्रीनों पर और सोशल मीडिया पर, और ऐसे मेंबरान की जबान जो कि काउंसिलर इलेक्ट नहीं हो सकते थे वो इस्लामाबाद जैसे शहर से लोगों की माओं को गालियां दें, तो फिर बात यह है कि ऐसे ऐवान में रोजाना करोड़ों रुपए जो लगते हैं वो गालम गलोच नहीं लगते। और जो मेंबरान ये कर रहे हैं वजीर आज़म की आशीर्वाद पर और उसकी ईमा पर, क्योंकि उसका सारा धंधा ही चलता है गाली गलोच से, और आज तक जहां वो शख्स पहुंचा है उसने नफरत, गाली और बदज़बानी को फरोग देकर अपना जो है रास्ता सीधा किया। अब अगर वो ये समझते हैं कि इस तरीके से वो आगे भी मामला चलाएंगे और पहले इस किस्म के मनाजिर पैदा करेंगे, फिर जब अपनी तकरीर की बारी आएगी तो लोगों के हाथ पांव जोड़ेंगे और उनसे लिखी हुई जो है तहरीरें उन पे दस्तखत मांगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है। ऐसे बड़े बड़े ताले आजमा यहाँ आए हैं तो ट्रम्प के जमाने में याद कर लीजिए, पुरानी बात नहीं। क्या हुआ, कितने लोगों को उसने बंद किया, क्या नहीं किया, कौन उसकी आखिरकार उसको लोगों को बोलने देना पड़ा
आखिरकार सारी कदगनों के बाद उसको जाना पड़ा। फिर तो कोई चीज नहीं है, उसके पीछे तो बड़ी ताकत थी। लिहाजा अगर इमरान नियाजी साहब ये समझ रहे हैं कि गाली गलोच ही रास्ता है, तो फिर गालियां सुननी ही पड़ेंगी। सिर्फ लोगों की माँ बहनों को गालियां देने से कोई मर्द नहीं बनता। अगर ये कोई सोच रहा है कि बड़ा पहलवान बना है, तो किसी की माँ को गाली देना सबसे घटिया और बुजदिली का काम है। उससे बड़ा बुजदिल कोई पैदा नहीं हुआ जो किसी की माँ को गाली देता है। पलवशा खान, ये जो कौमी असम्बली में इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है, ऊपर से बजट की मंजूरी है, ये जो इसको अब कैसे ठंडा किया जाए, इस माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाए? कोई बजट है जिससे कौमी असम्बली में खुद हुकूमती अरकान उसको उड़ा उड़ा के फेंक रहे हैं? ये कोई बजट है? मुझे बताइए, इस बजट की खुद इन्होंने क्या हैसियत छोड़ी है? क्या हैसियत है इस बजट की? कोई हैसियत नहीं है। बजट तकरीर में आज तक बजट की तकरीरों में किसी की माँ बहन को गाली देने का, के लोगों के हाथापाई का, खून खराबे का मैंने देखा कि सेनेट में शिबली फराज आए तो उनके कपड़ों का खून निकला था। तो लिहाजा बात यह है कि उन्होंने कोई लोगों को शायद छुड़ाने की कोशिश की थी। ये कब तक चलेगा सजाद तरीन साहब? ये नहीं चल सकता। और शायद ये मामला को उधर लेके जा रहे हैं जहां ये ऐसी कुव्वतों को पैगाम दे रहे हैं कि इस मुल्क की जो पार्लियामान है वो एक नाकाम इदारा बन चुकी है। और उससे पहले कुछ दिन आपने देखा एक मजीद नियाजी नाम का इसका MNA है इमरान नियाजी का, जिन्होंने नियाजियों के नाम पे धब्बा है वो धब्बा, तो उसने हमारे चेयरमैन की स्पीच के दौरान बिलावल साहब की इंतहाई घटिया बदजुबानी की। और अभी ये जो कुछ खवातीन रो रही थी आंखों पे पट्टियां बांध के, वो हंस रही थी और औरतों के नाम पे उन्होंने जो है वो बदजुबानी की, और ये जो है बैठी हुई हंस रही थी। बात यह है, आपको याद है कि जब ये तहरीके लब्बैक का धरना हुआ था तो ये आग लोगों के घर तक पहुंचा रहे थे। उस वक्त किसी ने कहा था हमने कि आप आग ना फैलाएं, ये आग आपके दामन तक पहुंचेगी, और यही हुआ। और अब ये जो कल्चर फरोग दे रहे हैं ये भी इनके घर तक पहुंचेगा, ये यहाँ नहीं बच सकेंगे। पलवशा खान, वो जो खवातीन जिन्होंने आंखों पे पट्टियां बांधी हुई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और उन्होंने कल भी वीडियो पैगाम में ये कहा कि हमें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शराफत की तरबियत सिखाई है। हम तो शराफत की तरबियत सिखाई है। शराफत किस बला का नाम है ये इमरान खान को पता ही नहीं है। वो उस दिन पैदा ही नहीं हुए जिस दिन शराफत का कोई जिक्र हो रहा था। जितनी गालियां इन्होंने दी हैं लोगों के, जिस नोयत की गुफ्तगू की गई, आपको मुझे याद है, एक जलसे की गाली याद है। आप चलाएं अगर आप चला सकते हैं। बिल्कुल, वो कहाँ चलाई जा सकती हैं जनाब? जिस नोयत की वो गुफ्तगू की गई है वो कहाँ मीडिया पे दी जा सकती है? बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। यकीनी तौर पर यह बात दुरुस्त है कि जिस नोयत की बात की गई क्या वो चलाई जा सकती है? कभी भी नहीं चलाया जा सकता, मुमकिन ही नहीं। ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ पार्लियामेंटेरियन से बहुत तवक्को रखी हुई थी लोगों ने। लोग बहुत सीखते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे में क्या हो रहा है। ये दुरुस्त है कि दुनिया भर की पार्लियामेंट में जो है मुक्के भी चलते हैं, खातापाई भी होती है, कुर्सियाँ भी चलते हैं, लेकिन ये वाला रवैया हमारे यहाँ जो हुआ है ये नहीं होता। आप किसी को कुर्सी मार सकते हैं, किसी को माँ बहन की गाली नहीं दे सकते। ठीक है, हमारे यहाँ जो कुछ हुआ ये ऐसे लग रहा था कि जैसे दो मुल्कों के कोई दुश्मन आपस में आमने सामने खड़े हुए हैं। देखें, अपोजिशन का ये काम होता है कि वो माहौल को गरम करे, इशू उठाए, शोर मचाए, हंगामा आराई करे। हुकूमत का ये काम नहीं होता। यहाँ हुकूमती जो मेंबरान हैं वो अपने बजट की कापियों को उठा कर लोगों के मुंह पे मार रहे हैं। जब उनके नज़दीक बजट ये है तो फिर इस पार्लियामेंट की, इन मेंबरान की, इस जमहूरियत की और क्या इज़्ज़त रहेगी और कौन इज़्ज़त करेगा? आपके इल्म है इस्लामाबाद का मौसम गुज़िश्ता हफ्ते बहुत गर्म था और फिर कुदरत मेहरबान हुई, आज बड़ा मौसम सुहाना है, बहुत ठंडा मौसम हो गया है। पार्लियामान के मौसम की गर्मी जो है वो ठंड में कैसे तब्दील होगी? क्या कोई कुदरत मेहरबान होगी या यही है जो अपोजिशन ने फैसला कर लिया? मुझे नहीं लगता। मैं आपको अर्ज़ करूं कि अब सूरत हाल ऐसी बन रही है और हालात उस तरफ जा रहे हैं कि अब अगर कोई ताले आज़मा आ जाए
और आके कहे कि जनाब ये पार्लियामेंट थी आपकी और आपकी पार्लियामेंट ने ये कुछ किया है, तो इसीलिए हम ये कंट्रोल कर लिया हमने सूरत हाल, तो उनका कोई आदमी मुखालफत करने वाला नहीं होगा। लोग कहेंगे ये ठीक हुआ है, क्योंकि हमने अपने अराकीन को ये देखा कि वो एक दूसरे को किस किस्म की गालियाँ दे रहे थे। ऐसी गुफ्तगू तो किसी, मैं समझता हूँ किसी ऐसी अगर कोई करे तो मोहल्ले के लोग उसको धक्के दे के बाहर निकाल दें कि यहाँ कि आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो हमारे अरकान पार्लियामेंट हैं, इनका कैलिबर और इनकी तहजीब, इनकी तरबियत, इनका बाकी रहना सहना आपके सामने है। ये क्या कर रहे हैं, बदमाशों की तरह लड़ रहे हैं, जैसे बदमाश आपस में नहीं लड़ते किसी चौक में। एक ज़माने में मैं लाहौर में था, जब लाहौर में जर्नलिज्म करता था, पुरानी बात है, तो उस ज़माने में लक्ष्मी चौक में बदमाश ऐसे आपस में लड़ा करते थे एक दूसरे के साथ। सही। आज जिस तरह ये पढ़े लिखे एजुकेटेड नौजवान चेंज के आइकॉन जो हैं जिस नौयत की गुफ्तगू कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये अफसोसनाक है। 2012 का हवाला दिया जाता है जनाब, ये हुआ था, वो तो 9 साल पहले की बात है ना, उसको तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब तो आप तब्दीली का नारा लेके आए हैं, आप तब्दील करने की बजाय तब्दील हो चुके हैं। अगर वो ऐसे थे 2012 में, तो आज आप ऐसा कर रहे हैं। यकीनी तौर पर यह बात कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। आज वज़ीर आला सिंध ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस की गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बजट पेश किया, इन डिटेल उन्होंने जिक्र किया। लेकिन आज फिर वो पानी पर भी शिकवा कुना थे और वफाक पर भी शिकवा कुना थे। लेकिन पानी के हवाले से उन्होंने कहा ये तो इरसा का अपना ज़ाती मामला है, इरसा इसको देखे और तकसीम का जो फार्मूला है उसको रिव्यू किया जाए। इसमें वो किसी पर इल्ज़ाम या पंजाब पर इल्ज़ाम आयद नहीं करते। आज मुराद अली शाह ने यह वाज़ेह किया। मगर वफाक हमारे फ़ंड जारी नहीं कर रहा और हम इस वजह से हमारा 60% तो बजट तनख्वाहों और पेंशन में निकल जाएगा। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जो आपने पंजाब की बात की ना, पीपल्स पार्टी ने कभी पंजाब के बारे में नहीं कहा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है, चाहे वो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में हो, चाहे जुल्फ़िकार भुट्टो की क़यादत में हो, आप ये देखें कि पंजाब से पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिलती रही है और वो जीतते रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये है जो वफाक में उनको गिले हैं, वो ये है कि जो NFC अवार्ड है, बदकिस्मती से 3 साल इस हुकूमत को हो गए हैं। हर 5 साल के बाद NFC अवार्ड का होना होता है। वो पिछली उसमें भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ, इस दफ़ा भी जो है वो NFC अवार्ड ये नहीं करा सके। वजह इसकी ये है कि 3 साल में 4 वज़ीर ख़ज़ाना आ गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना रहेगा तो कोई काम बनेगा, लेकिन अब ये तवक्को रखी जा सकती है कि शौकत तरीन साहब एक दबंग आदमी हैं, जो पोजीशन लेते हैं उस पर स्टैंड करते हैं, उस पर खड़े रहते हैं, मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हो सकता है कि सिंध को वो शिकायत जो माजी में रही हैं वो ना हो या उनमें कुछ कमी आ जाए। और ये जो एक तासुर ऐसे मीडिया में आ रहा है कि जैसे सिंध और वफाक कोई आमने सामने आ गए हैं और कोई मतलब तसादम हो रहा है, या हमारे दोस्त चौधरी फवाद चौधरी साहब कोई ना कोई ख़बर बनाना तो वो जानते हैं ना, वो खुद भी मीडिया पे बतौर तज्जिया निगार आते रहे हैं। एक मीडिया हाउसेस पे आपको पता है आके तज्जिया निगार बातें करते रहे, वो चीज़ों को तो समझते हैं ना कि किस तरह ख़बर बनानी है। तो वो फिर इतवार वाले दिन, क्योंकि सब खबरें भी कम होती हैं मीडिया के बाद, वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि फ़लाँ आइन के फ़लाँ आर्टिकल के तहत ये देखना चाहिए, अदालतों को देखना चाहिए, तो माहौल को गरमा देते हैं। वो एक होते हैं ना फूड फॉर थॉट, वो फूड फॉर न्यूज़ दे देते हैं। वो जो है ना एक माहौल को गरमाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वफाक और सिंध के दरमियान इख्तलाफात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो जिन इशूज़ पर तनाज़ा है उसको हल करना चाहिए। और ये जैसे मैंने शौकत तरीन साहब का कहा, इसी तरह और भी हैं। ये बड़ी बदकिस्मती होगी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जमातों के दरमियान इख्तलाफ होना ठीक है, वो जमहूरियत का हुस्न है, बार बार ये कहा जाता है। मगर सूबों का वफाक के साथ या वफाक का सूबों के साथ ये इस नौयत का, ये तो सिस्टम के हवाले से, उसके टूटने के हवाले से एक इशारा हो सकता है ना। ये तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है। जमातों का इख्तलाफ अपनी जगह पर है, इंस्टीट्यूशंस का इख्तलाफ हो जाना वो बहरहाल ख़तरनाक सूरत हाल होती है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये ज़ाहिर है जब इरसा के फार्मूले की बात आती है, पानी की तकसीम पर, उस पर सवालात उठ रहे हैं, तो दोबारा से इसको रिव्यू करना चाहिए, दोबारा से फार्मूला बनाना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल दोबारा ये फार्मूला बन सकेगा, ना सूबों के दरमियान इत्तफाक हो सकेगा। अब मुमकिन नहीं रहा। अब क्योंकि मौजूदा जो हमारी लीडरशिप है, जो हुकूमत में लोग हैं, उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो सूबों के दरमियान कोई इत्तफाक राय पैदा कर सकें। मैं समझता हूँ इत्तफाक राय पैदा मियाँ नवाज शरीफ
कर सकते हैं। उन्होंने माजी में भी किया है, आसफ अली जरदारी साहब ने भी किया है, NFC अवार्ड भी दिया है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ इस वक्त ऐसी लीडरशिप नहीं मौजूद। तो जो फार्मूला है उस पर अमल दरामद होना चाहिए और सूबों की शिकायत जो हैं पानी, खासतौर पर सिंध की जो पानी की शिकायत हैं उसका मसला हल करना चाहिए। ये मुशर्रफ के ज़माने का मैंने आपको बताया था, एक सिस्टम लगाया था इन्होंने, जी। वो भी 2 नंबर सिस्टम था। तो कोई इस सिस्टम को बेहतर करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए सूरत हाल को। इसी के साथ ही नाज़रीन, एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।